विनीत की पत्नी बेटी के जन्म के समय मर गई तो उसने बड़ी मुश्किलों से बेटी को पाला और फिर लोगों के कहने पर दूसरी शादी कर ली। तो उससे उसे दो बच्चे हो गए। पत्नी बोली, विदेश जाकर कमाओ ताकि तुम्हारी बेटी की शादी कर सकूं। विनीत बैंगलोर चला गया और हर महीने अच्छे पैसे कमाने लगा और पत्नी बच्चे उड़ाने लगे। तो एक दिन सुमिता ने उसकी बेटी को बुड्ढे से ब्याह दिया और विनीत को बता दिया कि वो मोहल्ले के लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनकर विनीत भागा दौड़ा इंडिया आया और अपनी बेटी को ढूंढने लगा। एक दिन वो अपनी ससुराल गया और वहां जो देखा उसे देखकर उसका कलेजा फट गया, क्योंकि वहां तो विनीत एक सरकारी नौकर था और उसे अपनी पत्नी राधिका से बहुत प्यार था। उसकी पत्नी बेटी के जन्म के समय पर मर गई तो जैसे उसके सर पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कई दिन तक तो उसे अपना होश ही नहीं था। वो निढाल सा अपने दुखों से घिरा था। उसे अपनी बेटी प्राची का भी होश नहीं था। वो प्राची जिसके सपने उसने और राधिका ने कई महीनों से देखे थे, उसका नाम उन्होंने शुरू से ही सोच रखा था और न जाने क्या क्या उन्हें अपने अरमान पूरे करने थे। लेकिन राधिका की मृत्यु से सब धरे का धरा रह गया। फिर लोगों के समझाने की वजह से उसने अपनी बेटी प्राची पर ध्यान देना शुरू किया और उसे बड़े लाड से पालने लगा। यहाँ तक कि प्राची 7 साल की हो गई। वो आज ऑफिस से घर पहुंचा तो प्राची उसी के इंतजार में खड़ी थी। उसे आता देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ लपकी और बोली, पापा आज मुझे बाहर लेकर जाइए, मुझे बाहर का खाना खाना है। तो विनीत उसकी इच्छा पर मुस्कुरा दिया और फिर मुस्कुराहट दबाकर बोला, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे अपनी बेटी को बाहर का खाना खिला दूं। तो वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, मेरे गुल्लक में पैसे हैं, मैं उसे तोड़ देती हूँ, फिर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। उसकी बात पर विनीत को एकदम ही उस पर प्यार आया और उसने उसका माथा चूमते हुए कहा, नहीं मेरी चंदा, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, पापा ने अपनी बेटी के लिए पैसे रखे हुए हैं, तू बस जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम लोग बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। वो उसकी बात पर उछलते हुए बोली, याहू, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। उसकी एक्साइटमेंट पर विनीत मुस्कुराते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देखता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कपड़े चेंज करने के बाद वो बाहर आया तो वो उसी के इंतजार में हाथ में कंघा लिए बैठी थी। विनीत ने उसकी पौनी बनाने के बाद उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकला तो सामने से आती हुई परमिला दीदी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे विनीत किधर जा रहे हो भाई। कुछ नहीं दीदी, दरअसल आज मेरी प्राची को बाहर खाना खाना है तो इसी को लेकर जा रहा हूँ, वो बड़े आदर भरे स्वर में बोला। तो दीदी ने अपना चश्मा उतारते हुए प्राची को देखा और फिर धीरे से बोली, देखो विनीत, ये 7 साल की हो गई बच्ची का कार्ड इसने निकाल लिया और 5-6 साल में ये बड़ी भी हो जाएगी, तो मेरी सलाह मानो और शादी कर लो, क्योंकि बच्ची जब बड़ी होगी तो बहुत सी बातें जो माँ से कह सकती है वह तुमसे नहीं कह पाएगी। इसे अब एक माँ की जरूरत है ताकि वो आगे आने वाली जिंदगी के बारे में इसे समझा सके। परमिला दीदी की बात पर विनीत ने गंभीरता से प्राची को देखा और बोला, दीदी दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं अपनी बच्ची को इसकी माँ दूं, लेकिन सौतेली माँ कभी माँ नहीं बन सकती। बस इसी डर से मैं अपना दिल मारकर रह जाता हूँ। एक रिश्ता है मेरे पास, लड़की तलाकशुदा है मगर अनाथ है और अनाथ होने का दर्द वो अच्छी तरह से जानती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। वो तुम्हारी बेटी पर तरस खा कर बड़ा प्यार देगी, क्योंकि उसने भी अनाथ होने का दुख सहा है, तो जो उस पर बीता है वो वैसा इसके साथ नहीं होने देगी। परमिला दीदी ने कहा तो वह चौंक कर उन्हें देखने लगा और बोला, अगर आप कह रही हैं तो मैं मिल लेता हूँ। तो उसके हाँ कहने पर परमिला दीदी उसे दुआएं देती हुई आगे बढ़ गई। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस से घर आया तो परमिला दीदी उसके घर बैठी थी और उनके साथ एक खड़ूसी औरत थी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। वो नमस्ते करता हुआ सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। विनीत बेटा, ये सुमिता की चाची हैं और मैंने आज ही इन्हें बुला लिया ताकि एक नज़र तुम्हें देख लें और फिर कल तुम मेरे साथ चलना और सुमिता को एक नज़र देख लेना। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, हम तुम्हारी शादी इसी हफ्ते करवा देंगे। परमिला दीदी ने कहा तो उसने सर हाँ में हिला दिया। फिर चाची ने उससे 4-5 सवाल पूछे जिसका वह सर झुकाए आराम से जवाब देता रहा। फिर उसके अगले दिन जब ऑफिस से घर आया तो परमिला दीदी और प्राची के साथ सुमिता को देखने गया। सुमिता उसे काफी सीधी सादी लड़की लगी। वो थी तो मामूली सूरत की, मगर उसके बोलने में बड़ी मिठास थी कि 5 मिनट में ही प्राची भी उससे घुल मिल गई। विनीत बेटे, आपको कुछ पूछना है सुमिता से पूछ लो, परमिला दीदी ने कहा तो उसने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, मुझे इनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। उसने धीरे से कहा तो सबके चेहरे वहां पर खिल उठे। फिर वो लोग कुछ देर बाद उठकर घर के लिए निकल गए और फिर अगले ही दिन विनीत ने प्राची को ले जाकर मार्केट से सुमिता के लिए शॉपिंग की और प्राची जिस जिस कपड़े पर हाथ रख रही थी विनीत सुमिता के लिए वो ही खरीद रहा था। फिर उसने प्राची को भी कपड़े दिलाए। शॉपिंग से फ्री होने के बाद उन्होंने एक जगह बैठकर खाना खाया और घर आ गए।
बुधवार के दिन मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर वो सुमिता के यहाँ गया और उसे सादगी से ब्याह कर अपने संग ले आया। सुहाग रात को प्राची को सुलाने के बाद जब वो सुमिता के पास आया तो उसके पास बैठते हुए बोला, सुमिता, मैं साफ और खरी बात करता हूँ। अगर मेरी बेटी को तुम खुश रखोगी तो मैं खुश रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर मेरी बेटी को थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मैं कभी तुमसे खुश नहीं रहूंगा। मेरी बेटी में मेरी जान बसती है, वो खुश रहे तो मैं खुश रहता हूँ। उसकी बातों पर सुमिता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्राची को बहुत खुश रखूंगी और आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर वाकई सुमिता ने अपना कहा पूरा किया। कुछ सालों बाद भगवान ने विनीत और सुमिता को एक बेटी और एक बेटा दिया, मगर सुमिता का प्यार प्राची से कम नहीं हुआ। वो हमेशा अपने बच्चों पर भी प्राची को महत्व देती और ये बात विनीत को बहुत खुश रखती थी। उसने प्राची से इतनी मोहब्बत कायम कर ली कि विनीत उसकी तरफ से बिल्कुल ही संतुष्ट हो गया और उसे कोई शक नहीं था कि वो उससे कभी नफरत करेगी। फिर एक दिन सुमिता ने कहा, विनीत, मुझे लगता है कि इतने थोड़े में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आपने मुझे एक बार बताया था कि काफ़ी समय से आपकी कंपनी आपको बाहर भेजना चाहती है, तो आप अपनी कंपनी से बात करके बाहर चले जाइए, वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं तरक्की के। हमारी 2 बेटियां हैं तो इनका अच्छा भविष्य बन जाएगा। ये हमें करना होगा ताकि हमें इन्हें अच्छी तरह से विदा कर सकें। विनीत ने तो हैरत से उसे देखा और बोला, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाऊं। मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। मैं जानती हूं कि तुम हम लोगों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन पैसा जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। सुमिता की जिद पर उसने कंपनी से बात की तो उन्होंने उसे बेंगलोर भेजने का कहा और वो अगले महीने बेंगलोर के लिए निकल गया और जाते हुए उसने बच्चों का बहुत ख्याल रखने के लिए कहा। और अब सुमिता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बाहर तो उसके व्यवहार में बड़ी मिठास थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्राची के लिए बहुत नफरत रखती थी। और उस दिन उसे प्राची से ज्यादा नफरत हुई जब उसके पति ने उससे 2 प्यार के बोल बोलने के बजाय प्राची का ख्याल रखने की शर्त रखी कि उसे खुश रखोगी तो वो खुश रहेगा। और ये बात उसके दिल को बहुत बुरी तरह से घायल कर गई थी, मगर उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो उसे खुश रखे और उसने ऐसा किया भी। और उस समय का इंतजार करने लगी कि जब वो विनीत को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर ले, कि वो उस पर इतना विश्वास करने लगे कि प्राची से बिल्कुल लापरवाह हो जाए। और फिर बेंगलोर जाने के बाद ऐसा ही हुआ। विनीत अपनी जॉब में इतना व्यस्त हो गया कि वो प्राची की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह हो गया। और सुमिता ने एक सुबह नन्ही सी 11 साल की प्राची को थप्पड़ मारते हुए कहा, चल जाकर आंगन में पोछा लगा, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और ये मत समझना कि मैं तुमसे नरमी बरतूंगी। अब यहाँ तुम्हारा बाप नहीं है जो तुम्हारे नखरे उठाएगा। उसकी मार और डांट से प्राची जैसे गूंगी हो गई और डर कर उसने पोछा उठाया और अपने नन्हे हाथों से आंगन में पोछा लगाने लगी। और फिर उसने दोपहर को प्राची को सिर्फ पानी जैसी दाल और रोटी दी, जबकि खुद उसके सामने बैठकर अच्छे पकवान खाती रही। प्राची उसे ललचाई नजरों से देखते हुए बोली, माँ, थोड़ा सा ये खाना मुझे भी दे दो ना। आपको पता है ना मुझे दाल नहीं पसंद। ये खाना खाएगी? तुझे जूते ना दूं? दफा हो जाए यहाँ से मनहूस, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर आइंदा से तूने मेरे आगे इस तरह की बात की। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई मावा नहीं हूँ। जा जाकर अपना काम कर। सुमिता ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा तो वो रोते हुए बोली, मैं पापा को जरूर बताऊंगी कि आप मुझे मारती हैं। अपने पापा को बताएगी कि मैं तुझे मारती हूँ? तो बता के देख, मैं तेरी चमड़ी ना उधेड़ दूंगी। चल दफा हो जा। सुमिता ने अब उसके गालों पर थप्पड़ मारते हुए कहा तो वो डर कर एक कोने में जाकर दुबक गई। अगले दिन विनीत का फोन आया। हाल चाल पूछने के बाद वो बोली, विनीत, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे हाँ हाँ कहो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। नहीं, मुझे इस बार लग रहा है कि तुम बुरा मानोगे। दूसरी तरफ से कुछ देर के लिए खामोशी छा गई और वो कुछ देर के बाद बोला, क्या बोलना चाहती हो? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। अगर माना भी तो तुम्हें डांटूंगा बिल्कुल नहीं। दरअसल आज मैंने प्राची को एक थप्पड़ मारा है, वो धीरे से बोली। तो दूसरी तरफ से विनीत जल्दी से बोला, उसने कुछ गलत किया होगा तो तुमने मारा है। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर उसे कभी नहीं मार सकती, वो तुम्हारी जान है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अपनी औलाद से बढ़कर चाहती हो उसे। खैर, अब बताओ थप्पड़ क्यों मारा था? विनीत की बात पर वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, बस उसने आज दूध नहीं पिया ना, ठीक से खाना खा रही थी तो फिर मुझे गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, तू ठीक से खा पी नहीं रही, कमजोर हो जाएगी। बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे अच्छी तरह से याद है उसे कभी कभार दौरा पड़ता है कि ठीक से खाना नहीं खाना, और आज फिर से ये काम शुरू हो गया। तुम्हें उसे जबरदस्ती खाना खिलाना है और जबरदस्ती दूध पिलाना है। वरीद ने उसे बड़े मान से कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, मैं हमारी बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर कुछ 2-4 और बातें करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया और गर्दन अकड़ाए वो बरामदे में वापस आई।
तो प्राची उसी कोने में पड़ी सो रही थी। चल उठ मनहूस, स्टोर रूम में जाकर सो जा। फिर उसने आने वाले दिनों में प्राची पर वो अत्याचार के पहाड़ तोड़े कि मासूम कली चुपचाप सब सहती रही, मगर जबान न खोलती। और विनीत को तो उसने ऐसा अंधा विश्वास दिलाया था कि वो प्राची की जानबूझकर झूठी सच्ची शिकायतें लगाती और विनीत उसे बहुत डांटता। जिंदगी में विनीत ने उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो वो उसके डांटने पर और डर जाती और उसे लगता कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। एक दिन सुमिता उसे मार ही रही थी कि परमिला दीदी आ गईं और वो सीना पीटते हुए बोली, हाय हाय, तेरा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मैंने तुझे इतने अच्छे परिवार में ब्याह है और तूने इस मासूम बिन माँ की बच्ची के साथ ये व्यवहार किया। वो परमिला दीदी की इस बात पर तिलमिला उठी और बोली, ए बुढ़िया चल निकल अब यहाँ, ना ना, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगी। और परमिला दीदी उसे बद्दुआएं देती हुई चली गईं, मगर उसकी सेहत पर कोई असर न हुआ। प्राची को बस उसने पढ़ाई से न हटाया, बाकी उसने अपना अत्याचार जारी रखा। प्राची स्कूल और फिर कॉलेज पहुंच गई और रोज परमिला दीदी के यहाँ आती थी और उनसे अपने दुख सुनाती थी। वो 17 साल की हुई तो पूरे मोहल्ले में प्राची के हुस्न के चर्चे थे और सुमिता के कानों में जब ये बात पहुंची कि प्राची बिल्कुल अपनी माँ की जैसी सुंदर है, तो उसके सीने पर जैसे सांप से लौट जाते और वो और ज्यादा उस पर जुल्म करती और प्राची हर जुल्म बस बर्दाश्त करती जाती। और फिर एक दिन वो परमिला दीदी से बोली, माँ से मुझे बहुत डर लगता है। अब वो मुझे दिन रात बद्दुआएं देती हैं और कहती हैं कि मैं तेरे हुस्न को आग लगा दूंगी। उसकी बातों पर परमिला दीदी दहल सी गईं। फिर एक दिन परमिला दीदी उसके लिए अपने बेटे का रिश्ता लाईं, जो कि डॉक्टर था। वो प्राची से 12 साल बड़ा था, मगर बड़ा आज्ञाकारी और अच्छा लड़का था। परमिला दीदी को प्राची को इस नर्क से निकालने का यही रास्ता दिखा, मगर आगे भी सुमिता थी। उसने वो शोर मचाया कि प्राची को बदनाम किया और पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि उसकी सौतेली बेटी का चक्कर डॉक्टर साहब से चल रहा है। परमिला दीदी के बेटे की भी बड़ी बदनामी होने लगी, तो परमिला चुपचाप वहां से चली गई। सुमिता उसे एक दिन अपने घर लेकर गई और उसे अपने अपने बूढ़े चाचा के साथ ब्याह आई। उसके चाची का 1 साल पहले देहांत हो गया था। वो सुमिता से भी 30-35 साल बड़ा था। फिर मोहल्ले में आकर उसने वो बवाल मचाया कि उसकी सौतेली बेटी घर से भाग गई और साथ ही उसने विनीत को फोन करके बताया कि तेरी बेटी ने परमिला दीदी के बेटे के साथ चक्कर चलाया और घर से भाग गई। फिर विनीत वहां से ये बात सुनकर सह न पाया और उसे हार्ट अटैक आ गया। वो कई दिन हॉस्पिटल में रहकर जब ठीक होकर घर आया तो वो बिल्कुल ही चुप हो गया था। फिर उसने अपनी वापसी का टिकट करवाना शुरू कर दिया और सुमिता को आने की खबर दी, तो सुमिता ने उससे बहुत कहा कि अभी ना आए, लेकिन विनीत सोच चुका था। सुमिता ने फिर परमिला दीदी के खिलाफ उसके कान भर दिए। वो काठ का उल्लू उसकी हर बात को 100% सच समझता रहा। वो इंडिया आया और अपनी प्राची को वहां ना पाकर उसे बड़ा दुख पहुंचा और वो कई दिन तक घर से बाहर ना निकला। फिर एक दिन वो पूरे मोहल्ले वालों से मिला, मगर परमिला दीदी के यहाँ से बिना मिले आगे बढ़ने लगा। तभी हाफती कांपती परमिला विनीत के पास आई और बोली, विनीत कहाँ जा रहे हो, हमसे नहीं मिलोगे क्या? विनीत उन्हें गुस्से से देखते हुए बोला, दीदी जो मेरी जिंदगी में जहर घोलते हैं ना, मैं उनसे नहीं मिला करता। परमिला कहने लगी, सही कहा तुमने, मैंने वाकई तेरी जिंदगी में जहरीली नागिन को लाकर तेरी और तेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। वो सुमिता जहरीली नागिन है जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। मुझे पता होता कि वो ऐसी नागिन है तो मैं इतनी जिंदगी में कभी उसे ना लाती। खबरदार जो मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी बोला। मेरी पत्नी ने अपने बच्चों से बढ़कर प्राची से प्यार किया है, मगर उसने क्या किया, आपके बेटे से चक्कर चलाकर उसके साथ भाग गई। सुमिता के प्यार और मेरे बलिदान का यह सिला दिया उसने, विनीत ने गुस्से से कहा। तो परमिला दीदी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, किसने कहा कि प्राची मेरे बेटे के साथ भागी है? तेरी बेटी अगर मेरे बेटे के साथ भागी है तो जाकर अंदर देख, मेरे घर के अंदर होनी चाहिए वो। प्राची मेरे घर में नहीं मिलेगी तुझे। हाँ तो आपके बेटे ने उसे कहीं और रखा होगा, अलग घर लेकर दे दिया होगा, विनीत ने सर झटक कहा। तो परमिला मुस्कुराकर बोली, अच्छा मेरा बेटा यहाँ रहता है और वो उसे किसी और घर में रखा है? ये बातें कुछ अजीब नहीं है। मैं तो अपने बेटे का बाकायदा रिश्ता लेकर गई थी, तो मेरे बेटे को क्या जरूरत थी उसे भगाने की? तो अपनी पत्नी से जाकर पूछ कि जब परमिला दीदी अपने होनहार डॉक्टर बेटे का रिश्ता लेकर आई तो उसने मना क्यों किया और फिर एक दिन उसे ले जाकर बुढ़े चाचा के साथ ब्याह दिया। ये क्या कह रही हैं आप? परमिला दीदी की आखिरी बात पर विनीत की सांसें रुकती हुई महसूस हुई। फिर वो एक एक बात बताने लगी और विनीत हैरान होता हुआ उनकी बातें सुने जा रहा था। जा विनीत, जाकर पता कर, वो जो तेरा ससुराल था जहां से ब्याह कर लाया था उस नागिन को, वहां जाकर देख कि तेरी बेटी कैसी जिंदगी जी रही है। विनीत अफरा तफरी में वहां से भागा और रिक्शा करके जब वो अपने ससुराल पहुंचा
तो अंदर से आती आवाजों पर वो रुक सा गया। चाचा, इस मनहूस लड़कलमुही को लेकर कहीं दूर भाग जा, कहीं विनीत को पता न चल जाए कि ये यहाँ पर है। अगर उसे पता चल गया तो उस पर सारी सच्चाई खुल जाएगी। मैंने अभी तो उसे काबू में रखा है, लेकिन परमिला दीदी कभी भी चुप नहीं बैठेंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तू अपनी इस बुलबुल को लेकर कहीं दूर चला जा। अंदर से सुमिता की आवाज किसी तलवार की तरह दिल के आर पार हुई। वो जैसे ही अंदर गया तो आंगन में पोछा लगाती अपने जिगर के टुकड़े को देखकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। उसने सर झट उठा कर देखा तो उसके ओठ फड़फड़ाए। विनीत अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाए तड़प तड़प कर रो दिया। सुमिता की नजर जैसे ही विनीत पर पड़ी तो उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसने फौरन अपना रूप दिखाया। वो विनीत से बोली, विनीत देखा इसने क्या किया, इसने मेरे चाचा से शादी कर ली। मुझे तो लगा था कि परमिला दीदी के बेटे से शादी की है, क्योंकि उसके साथ चक्कर था। पूरे मोहल्ले को पता है कि ये कैसी बदचलन है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, विनीत ने एक कसकर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और चिल्ला कर बोला, बस कर बेशरम औरत, इसके आगे एक शब्द ना बोलना। कितनी दिलेरी से झूठ बोलती है, कितनी बेशरम है ये बात आज मुझे मालूम हो गई। क्या बिगाड़ा था मेरी इस मासूम बच्ची ने कि तुमने इसके साथ ऐसा सलूक किया। मैं कितने मान और भरोसे से तुम्हें अपनी बेटी को सौंप कर गया कि तुम मेरी बेटी को इसकी माँ से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मैं गलत था। तू तो अपने दिल में जलन और नफरत रखे हुए बैठी थी, और जो कि मेरे जाते ही बाहर निकल आई, और तूने अपने असली रंग दिखा दिए, मेरी बेटी को अपने जहर से नीला कर दिया। ये सब झूठ है विनीत। मुझे वाकई नहीं पता था कि ये परमिला दीदी के बेटे के साथ नहीं भागी, बल्कि चाचा के साथ भागी है। मैं तो आज आई हूँ, मुझे पता चला कि ये यहाँ है तो मैं आपको बताने ही वाली थी। बकवास बंद कर, और अब तूने मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तेरी खैर नहीं। मेरी मासूम बेटी की वजह से तू मेरी जिंदगी में थी। मैं तुझे इसके लिए ब्याह कर लाया था कि तू इसे खुश रखेगी, तो मैं खुश रहूंगा। यही बात कही थी ना मैंने शादी की पहली रात भी। वो दहाड़ कर बोला तो सुमिता बहुत गुस्से और नफरत भरे स्वर में प्राची को देखते हुए बोली, हाँ हाँ, तूने यही शर्त रखी थी, और इसी बात पर मुझे गुस्सा आया था कि तेरे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरी अहमियत तभी होगी जब इसे प्यार करूंगी। मैं वैसे प्यार के लायक नहीं थी क्या? मेरे पहले पति ने भी मुझे मामूली शक्ल सूरत की वजह से धुतकार दिया, और तुमने भी यही किया ना। मैंने तुझे नहीं धुतकारा था, मैंने तो तेरा स्वभाव देखकर तुझे अपनाया और तुझसे प्यार भी किया। मगर कुछ लोग सांप के जैसे होते हैं, जितना भी कर लो डस ही लेते हैं, जैसे तेरा हाल है। और मैं अब तेरे साथ एक पल भी नहीं रह सकता, विनीत ने कहा, और उसी समय तलाक की धमकी देकर उसे वहीं छोड़ा और अपनी बेटी प्राची को घर वापस ले आया। और कुछ समय के बाद उसने सुमिता को डाइवोर्स दे दी और प्राची को भी डाइवोर्स दिलवा दी। कुछ दिनों बाद परमिला दीदी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई, और उस समय परमिला दीदी का रिश्ता लेकर आना किसी खुशी के हवा के झोंके की तरह था। विनीत ने उसे बड़ी धूमधाम से ढेरों दहेज देकर विदा किया, और फिर अपनी बेटी को खुश देखकर अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर वापस बेंगलोर चला गया। सुमिता तो सदमे से पागल हो गई थी। गली मोहल्ले में नंगे सर नंगे पैर भीख मांगती फिरती, और प्राची को सही मायनों में परमिला दीदी की सूरत में मां मिल गई थी। डॉक्टर अभिमन्यु उसका पति बहुत प्यार करने वाला इंसान था, जो कि उसे उच्च शिक्षा दिलवाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहता था। और प्राची को शुरू से ही टीचर बनने का शौक था, तो पढ़ाई पूरी करते उसने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया और स्कूल टीचर बन गई। इस दौरान उसके दो बच्चे भी हुए, जो कि परमिला दीदी बड़ी खुशी खुशी संभाल रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें